तो न्यूक्लियर फिज़िक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियस से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ये दो मेन प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो उसमें से सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं न्यूक्लियर फिशन को। तो इट इज़ अ मेथड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियस, और इसका यूज़ भी किया जाता है पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में। तो न्यूक्लियर फिशन में होता क्या है, इट्स अ डिके प्रोसेस इन विच अ वेरी हैवी न्यूक्लियस, जनरली हैवी न्यूक्लियस होते हैं, स्प्लिट्स इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। तो ये टू पार्टिकल्स में यहाँ पे टूट जाते हैं, और ये टूटने के पीछे जो सारा लॉजिक हमने पहले देखा हुआ है कि ये जो हैवी वाला होता है इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी कम रहती है, और टूट करके जो दो पार्टिकल्स या दो फ्रैगमेंट्स जो बनते हैं उससे जो न्यूक्लियस बनते हैं, तो वो जो दो न्यूक्लियस बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज़ करके स्टेबल होते हैं। तो वही जो रिलीज्ड एनर्जी है वही हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं डिफरेंट अपने जो भी वर्क होते हैं। तो नेचुरल, और ये जनरली हम यूरेनियम का यहाँ पर यूज़ करते हैं। यूरेनियम अपने बहुत सारे आइसोटॉप्स में अवेलेबल होता है, 235, 238, 236 वगैरह ये सब जो भी होते हैं। नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है उसमें 99.3% होता है आपका 238, और 0.7% होता है यूरेनियम 235। यही हमारे ज़्यादा काम का है, इसी से हम न्यूक्लियर फिशन करा पाते हैं। लेकिन अब जो ज़्यादा काम का है वही कम अवेलेबल है। 99.3% तो अवेलेबल है 238, और 0.7% यहाँ पे अवेलेबल 235। फॉर फिशन यूरेनियम 235 इज़ हिट विद अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो फिशन कराने के लिए, फिशन की जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद से नहीं होती है, ठीक है, ये खुद से होने वाली रिएक्शन नहीं है। इससे पहले हमने जो रेडियो एक्टिव डिके अल्फ़ा गामा बीटा ये सब पढ़े थे वो खुद से हो जाते थे, ये खुद से नहीं होता है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो यूरेनियम 235 को हमें हिट कराना पड़ता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के बाद में अगला प्रश्न ये उठता है कि हाउ मच स्लो। स्लो का मतलब यहाँ पे क्या है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन्स भी बोला जाता है। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का मतलब है कि ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी करीब इस रेंज की होती है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सारे जो ये डेटाज हैं, ये डेटाज बहुत काम के हैं, इनको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन एडवांस के एग्जाम में भी ये सब पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, तो 3/2 kT का आप यहाँ पर यूज़ करो, ये टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब अगर आप रूम टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन वगैरह रख करके देखोगे इसमें, तो आपको करीब इसके बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है, इनको हिट कराया जाता है यूरेनियम 235 के साथ में। और यूरेनियम 235 क्या होता है कि इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यूरेनियम 235 हैज़ लार्ज प्रोबेबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को यहाँ पर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब कर करके जो रिएक्शंस बनती है, बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं, उनमें से कुछ को ही मैंने यहाँ पर लिखा है जस्ट, ठीक है, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यूरेनियम 92 235 पे इस न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है, या फिर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसके साथ कोलाइड करता है। तो कॉलिजन के बाद में यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो होता है यूरेनियम 236। स्टार मार्क मैंने यहाँ पर लगा रखा है। स्टार मार्क का मतलब है कि इट इज़ हाईली अनस्टेबल। जो यूरेनियम का ये जो आइसोटोप होता है 236, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही फिशनेबल होता है, तुरंत टूट जाता है, ठीक है। ये नेचर में मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो नेचर में ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हाईली फिशनेबल है, ये टिकेगा ही नहीं, तो नेचर में अवेलेबल नहीं होता ये। लेकिन इस रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट बनता है, और बनने के तुरंत बाद टूट जाता है, और टूट करके ये दो फ्रैगमेंट्स बनाता है। तो एक तो इक्वेशन यहाँ पर ये है, आप दोनों साइड में कंजर्वेशन ऑफ जो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो कंजर्व होनी चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ जो भी आपका जेड नंबर है, ए नंबर है, वो सब सारा कंजर्व रहेगा। इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर इसके बाद में एक और रिएक्शन इस तरह की, इस यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिससे एक रिएक्शन तो ये हो गई, फिर एक रिएक्शन इस पाथ के थ्रू चली जाती है, तो जेनॉन, स्ट्रॉन्शियम ये सब बन जाता है यहाँ पर। इसमें 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर बनते हैं इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शंस में। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे 2.5 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं पर फिशन रिएक्शन, यानी एक फिशन रिएक्शन में ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। जैसे किसी में 3 हो रहा है, किसी में 2 हो रहा है, तो एवरेज एक लगा लिया गया कि अगर एक न्यूक्लियस डिके होगा तो उसे 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, आर एमिटेड।
और जो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं फिशन रिएक्शन, उसमें 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल मिलाकर के एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, करीब करीब इतना है। तो आप ये देख लो कि जस्ट एक न्यूक्लियस, जस्ट वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का फिशन करा करके हम लोग इतने लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि यहाँ पर तो अगर आप 1 ग्राम और ये सब यूज़ कर लो तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इसके, वो कितनी एनर्जी क्रिएट कर सकते होंगे तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इट इज़ अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन वन फिशन रिएक्शन। वन फिशन रिएक्शन को पर फिशन इवेंट भी बोला जाता है कि एक फिशन इवेंट में ये हो रहा है, ठीक है। और ये जो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। ये जो भी फ्रैगमेंट्स हैं, ये है बेरियम है यहाँ पर और ये सब है यहाँ पे जेनॉन वगैरह जो भी है, तो इनका जो भी यहाँ पर ये फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, तो ये सभी मिल करके एक तरीके से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है इस, और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसमें से बहुत कम एनर्जी न्यूट्रॉन्स को मिलती है, ज़्यादातर एनर्जी इन दोनों के पास होती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दोनों के पास होती है, जो ये बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स इनके पास होती है। न्यूट्रॉन के पास में एनर्जी बहुत कम होती है। न्यूट्रॉन्स जो है वो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी लेकर के जाते हैं, और ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 लेकर के जा रहे हैं, 2.5 जो यहाँ पर न्यूट्रॉन आ रहे हैं। तो एक न्यूट्रॉन फिर कितना लेके जा रहा है, तो एक न्यूट्रॉन करीब करीब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूट्रॉन 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जा रही है यहाँ पर। तो इस डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रोसेस दिखाया गया, जिससे दिस इज यूरेनियम 235 न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन आ रहा है, कोलिजन कर रहा है इसके साथ में। और इस कोलिजन में यहाँ पर बीच में ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है यूरेनियम 236 हाईली एक्साइटेड होता है और यहाँ पे बहुत तेज़ से ऑसिलेट करके यहाँ पे टूटने लग जाता है यहाँ पर ये। तो इस तरीके का नेक फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, और फिर ये जो 2 लॉब्स हैं इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेपरेट होंगे, सेपरेट होकर के ये 2 तो बड़े फ्रेगमेंट बनेंगे यहाँ पे, और ये न्यूट्रॉन्स को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इसकी रेस्ट मास एनर्जी इवन होती है, और जो बीच में ये जो अनस्टेबल बनता है उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1, और फाइनली यहाँ पर जो E3 बनेगा वो E1 से यहाँ पर कम होगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा कैसे हो गई, और ये एनर्जेटिकली फेवरेबल ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस का कुछ अता पता नहीं होता है, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, और उनको एक्सप्लेन करना क्लासिकल मैकेनिक्स के बस की बात नहीं है कि ये एनर्जी बढ़ कैसे रही है, ज़्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है इसको एक्सप्लेन करने में। हमें ये बस मान लेना है कि ये रिएक्शन हो रही है इस तरीके से स्लो न्यूट्रॉन के आने की वजह से। यहाँ पे अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसके थ्रू ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए गए। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बात करी कि जो यहाँ पे इसके साथ में इसका कोलिजन होता है, तो कोलिजन से जो 2 फ्रैगमेंट्स यहाँ बन रहे हैं, तो ये 2 फ्रैगमेंट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से 2 रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिखी हैं, और इन रिएक्शंस में अगर आप यहाँ पर देखो तो एक का जो ए नंबर है 141 है, दूसरे का 92 है, एक का 140 है, दूसरे का 94 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए गए, तो उसमें यहाँ पे परसेंटेज इल्ड और यहाँ पर ये मास नंबर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है और यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, ये पर्टिकुलर जो ए का रेंज है और ये जो पर्टिकुलर ए का रेंज है, इनकी ज़्यादा इल्ड होती है, यानी कि ये ज़्यादा बनते हैं इसमें। जो भी यहाँ पर ये फिशन रिएक्शंस हो रही हैं उसमें ये ए नंबर वाला और ये ए नंबर वाला ज़्यादा बन रहा है। तो ये जो ए नंबर वाला है वो आपका 90 से 100 के रेंज का है, और ये जो ए नंबर वाला दूसरा जो है यहाँ पर वो 135 से 145 के रेंज का है। इनकी मैक्सिमम इल्ड मिलती है, मैक्सिमम जो यहाँ पर हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं वो इस ए रेंज वाले होते हैं। और अगेन यहाँ पे लास्ट में आप ये जरूर ध्यान रखो कि फिशन इज़ नॉट ए स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है, कराना पड़ रहा है आपको, न्यूट्रॉन ला करके बॉम्बार्डमेंट करना पड़ रहा है तब जा करके हो रहा है, खुद से ये प्रोसेस नहीं होगा। जो रेडियो एक्टिविटी होती थी, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके डेफिनेशन में स्पॉन्टेनियस आता है वहाँ पे, खुद से होने वाला प्रोसेस। ये खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं चैन रिएक्शन। तो होता है यहाँ पर ये कि जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट कराया, एक स्लो न्यूट्रॉन भेजा आपने और इसने इसको हिट किया यहाँ पर और ये फ्रैगमेंट्स निकले। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स जो भी हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स भी क्या करते हैं कि क्योंकि एक ही तो न्यूक्लियस नहीं होगा, यूरेनियम 235 बहुत सारे इस तरीके के न्यूक्लियस होंगे, तो वो बाकी न्यूक्लियस के साथ फिर यहाँ पे कोलिजन करते हैं और उसके बाद में फिर अगेन फिर ये सब बनते चले जाते हैं। तो
अब आप ये देखो कि आपने एक न्यूट्रॉन दिया था, उसे 3 न्यूट्रॉन बन गए यहाँ पर इसमें, फिर वो बाकी के साथ कोलिजन करेंगे तो फिर वो बाकी के न्यूट्रॉन बनाते चले जाएंगे, तो एक चेन ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि ये जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं वैसे ये हमारे उतने काम के होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हमारे ये काम के? क्योंकि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कहाँ तो इसकी जो एनर्जी है वो है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कहाँ ये जो बन रहे हैं उनकी एनर्जी है करीब करीब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर ये। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये जो यूरेनियम एटम वगैरह हैं अंदर ही अंदर ये कोलिजन करते हैं, और अंदर ही अंदर जो एटॉमिक कोलिजन्स होते हैं उनके बाद में, बहुत सारे कोलिजन्स होने के बाद में इनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कोलिजन करते करते वो सरफेस पे भी आ जाते हैं और वो न्यूट्रॉन बाहर भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि वो बाहर नहीं निकले। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स को लॉस्ट न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई बार वो सरफेस से बाहर भी चले जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए जाते हैं कि वो बाहर न जाए। तो इनके कई सारे कोलिजन कराए जाते हैं, जिसके बाद ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ये एब्जॉर्ब होने लायक बनते हैं, क्योंकि यूरेनियम 235 जो है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कोलिजन अगर होती है तो कोलिजन होने के बाद ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये एब्जॉर्ब तभी कर पाता है जब यहाँ पर ये स्लो मूविंग हो और इनकी एनर्जी कम हो यहाँ पर। कई बार इसके लिए जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यहाँ पर इसके लिए मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है जो इन न्यूट्रॉन की एनर्जी को फटाफट डाउन कर पाए। तो ये जो मॉडरेटर होते हैं, मॉडरेटर के साथ में न्यूट्रॉन कोलिजन करते हैं, 25 कोलिजन 50 कोलिजन कुछ करते हैं, और उसमें उनकी जो एनर्जी है वो उस रेंज में आ जाती है। और मॉडरेटर के तौर पे जो यूज़ होता है वो होता है हैवी वाटर, D2O, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सब यूज़ होता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में हैवी वाटर का ही मैक्सिमम यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक छोटा सेटअप यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है ब्रीफ में इसमें। तो उसमें यहाँ पर ये बेसिकली पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ही यहाँ पर ये, और उसका ये पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही वो जो सारी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस होती हैं, और उसमें यहाँ पर हीट वगैरह जनरेट होती है, क्योंकि जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फ्रेगमेंट्स को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यहाँ पर ये जो वाटर और ये सब है इसको ये ट्रांसफ़र करते हैं। वाटर की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ती है, हॉट वाटर से यहाँ पर ये फिर स्टीम वगैरह क्रिएट करते हैं, स्टीम जनरेट होता है, और जो स्टीम जनरेट होता है उसका यूज़ वो टरबाइन को घुमाने में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंट्रोल्ड फिशन ऑफ यूरेनियम। कंट्रोल्ड वे में फिशन करना होता है, क्योंकि हमने देखा कि वो चेन रिएक्शन एक के बाद एक जब शुरू हो जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि वन फिशन इवेंट में ही 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल ना करें, कंट्रोल्ड वे में अगर ना करें इसको, तो उस केस में यहाँ पर डिज़ास्टर भी हो सकता है, क्योंकि कई बार इस तरीके के डिज़ास्टर हो रखे हैं ऑलरेडी पहले भी डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में, रशिया में चेरनोबिल में हो रखा है। तो इसका हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है। ड्यू टू फिशन एनर्जी इज़ जनरेटेड, ठीक है, जैसे हमने बात करी यहाँ पे फिशन होता है, एनर्जी जनरेट होती है यहाँ पे, और ये जो एनर्जी जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स होती है, एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग वाटर। जो आसपास में सराउंडिंग वाटर यहाँ पर है उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज़ करते हैं। The produced steam, we produce steam from it. The produced steam is used to drive the turbines, which in turn spin the electric generators. तो टरबाइन घुमाते हैं, फिर उसके साथ साथ जो जनरेटर्स होते हैं वो घूमते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। कंट्रोल करना है मुझे यहाँ पर इस रिएक्शन को, तो कंट्रोल करने के लिए आप उन न्यूट्रॉन्स को कब्जे में ले लो, ठीक है, तो कंट्रोल हो जाएगी रिएक्शंस यहाँ पे। तो टू कंट्रोल द रिएक्शन कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड, जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखा भी रखा है कि कंट्रोल रॉड्स यहाँ पर है। तो हमें कितना कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल रॉड्स को यहाँ पर इसमें एक तरीके से डिप करा देंगे, उनको नीचे कर देंगे। अगर मेरे को कंट्रोल नहीं करना है तो इनको ऊपर उठा देंगे, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे फिर कंट्रोल हट जाएगा। तो दिस कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम, तो मैक्सिमम कैडमियम की बनी होती है, इसके साथ साथ बोरॉन की भी होती है। और ये क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कोई फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में एक तरीके से कोई रिएक्शन करते नहीं है, तो बिना किसी रिएक्शन किए जस्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर न्यूट्रॉन ही चला गया तो जो रिएक्शन को आगे लेकर के जा रहा था उस एलिमेंट को हम हटा लेंगे, तो फिर यहाँ पर कम हो जाएगा। कई बार हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद भी करना होता है, शट डाउन भी करना होता है, तो शट डाउन करने के लिए हम यहाँ पर कैडमियम की रॉड्स को उसमें इंसर्ट करा के रख देते हैं, तो उन कैडमियम की रॉड्स से यहाँ पर ये शट डाउन भी किया जा सकता है इसको। इसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्टर, इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, तो इसको आप थोड़ा याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है यहाँ पर ये फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या है
इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब है एंड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर जनरेशन टू द नंबर प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ दैट जनरेशन। तो जो चेन रिएक्शंस हो रही हैं उन चेन रिएक्शंस में जो एक जनरेशन यहाँ पर बन गई, उसके बाद अगली जनरेशन बनेगी, फिर अगली जनरेशन बनेगी। तो एक जनरेशन जब यहाँ पर स्टार्ट हुई तो उस समय पर कितने हमारे पास में ये न्यूट्रॉन थे, और एंड हो जाने के बाद में कितने न्यूट्रॉन हैं, इनका जो रेशियो है दैट रेशियो इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अगर K1 है तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है हमारा रिएक्टर जो है वो क्रिटिकल है। अगर K ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हम इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। जनरली हम इसको एडजस्ट करके रखते हैं कि जो K है वो 1 के बराबर रहे, तो K 1 के बराबर रहे उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है जो कि कैडमियम और इसकी बनी होती है। तो K इज़ इक्वल टू 1 रखने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट मास ऑफ यूरेनियम 235 मस्ट अंडरगो फिशन ईच डे टू प्रोवाइड 3000 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर। तो यहाँ पर हर एक फिशन में कितनी एनर्जी निकलती है ये हमको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर फिशन इवेंट, यानी कि एक न्यूक्लियस अगर डिके होगा तो उससे इतनी एनर्जी मिलेगी हमको यहाँ पर। तो देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी है कि एक सेकंड में हमको, क्योंकि ये तो पावर में दिया हुआ है, तो एक सेकंड में अगर हम बात करें पर सेकंड हमें यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए, 3000 इंटू 10⁶ जूल, इतनी एनर्जी हमको यहाँ पर एक सेकंड में चाहिए। और जो हमारा एक एटम है या एक न्यूक्ली है वो हमको यहाँ पर इतनी एनर्जी दे सकता है, कितनी एनर्जी दे सकता है, 200। तो फ्रॉम 1 एटम और न्यूक्लियस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। मिलियन का मतलब 10⁶, और इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो दिस इज 3.2 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है, पर फिशन इवेंट। मैं ये देख लेता हूँ कि एक सेकेंड में मेरे को यहाँ पर कितने न्यूक्लियस चाहिए होंगे। तो एक सेकेंड मेरे को टोटल एनर्जी इतनी चाहिए, और एक फिशन इवेंट में एक न्यूक्लियस से मेरे को इतना मिल रहा है। तो पर सेकेंड मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पर सेकेंड एटम रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिशंस या फिर एटम रिक्वायर्ड, तो मेरे को टोटल चाहिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁹, इतनी एनर्जी चाहिए मेरे को यहाँ पर, और एक एक से मेरे को इतनी मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे इसको लिखते चला जा रहा हूँ। तो पर सेकंड मेरे को एटम की इतनी रिक्वायरमेंट है, ये तो है पर सेकंड। एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे, दैट इज़ 86,400 सेकेंड। इसमें मेरे को यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की, तो जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, इसमें 86,400 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने इसको यहाँ पर। तो एक दिन में मेरे को इतने एटम्स के रिक्वायरमेंट है, कितने मोल्स के रिक्वायरमेंट है, उससे कितने मास के रिक्वायरमेंट है ये आ जाएगा। तो मास के रिक्वायरमेंट तो 3.2 यहाँ पे आ गया, ये 10⁻20 और ये 86,400, ये तो है नंबर ऑफ एटम्स। इस नंबर ऑफ एटम को अगर मैं अवोगाद्रो से डिवाइड करूँगा तो उस केस में मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद में अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि है 235, तो इससे यहाँ पर इसका मास आ जाएगा जो कि ग्राम में आएगा, और उसको अगर आप केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो करीब करीब 3.2 केजी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ये देख लो कि सिर्फ 3.2 केजी से आप यहाँ पर 3000 मेगावाट, 3.2 केजी एक दिन में, पूरे एक दिन में आपको सिर्फ 3.2 केजी यहाँ पे चाहिए। उस 3.2 केजी से आप यहाँ पर 3000 मेगावाट, जो कि एक अच्छी खासी पावर है, वो डेवलप कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ फिशन रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रिएक्शन where X and Y are two particles. Considering uranium-92-236 to be at rest, the kinetic energy of the products are denoted by this. तो जो X है और Y उनकी kinetic energy 2 मिलियन न्यूट्रॉन वोल्ट है। तो अगर हमें रिएक्शन अगर पहले से पता है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि दोनों न्यूट्रॉन्स ही होंगे वैसे तो, लेकिन अब यहाँ तो इन्होंने पूछ रखा है कि क्या क्या होंगे, तो हमें पूरा सॉल्व करके एक बार करना चाहिए। रिस्पेक्टिवली लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको यहाँ पर दे दी गई है। Considering different conservation laws, the correct options is are.
तो अब इस तरह की जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें जो चार्ज यानी कि जो जेड होता है वो जेड कंजर्व होना चाहिए एक तो, फिर उसके बाद में आपका जो ए दिख रहा है ए कंजर्व होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पर है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर के जेनॉन के स्ट्रॉन्सियम प्लस के एक्स के वाई, दिस इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज यानी क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसमें के एक्स के वाई तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर दे दिए गए, तो के एक्स एंड के वाई मिला के 4 हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। और उसके बाद में फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह ये सब भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ सकता है हमको। तो ये सारे कंजर्वेशन लॉज हैं जो इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती रिएक्शंस होते हैं उसमें फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जेड और ए को ही कंजर्व कर लेते हैं यहाँ पर इसमें। तो जेड और ए को अगर मैं कंजर्व करूँ तो पहले मैं जेड को लिखता हूँ, तो 92 जेड की इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पर। तो 92 है एक साइड में, दूसरी साइड में 54 + 32 जेड ऑफ एक्स प्लस जेड ऑफ वाई। तो आप देख सकते हो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जेड एक्स प्लस जेड वाई ये 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो यही हो गई। तो जेड एक्स प्लस जेड वाई ये 0 आना है। अब दूसरी इक्वेशन एक बार और बना लेते हैं ए के टर्म्स में। तो 236 ए के लिए इक्वेशन अगर हम बनाओ तो 236 दिस इज इक्वल टू 140 दिख रहा है यहाँ पे, 94 यहाँ पे, और ए ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस ए वाई की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए उन ऑप्शंस को एक बार यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं। तो एक्स और वाई यहाँ पे दोनों न्यूट्रॉन हैं इसमें, तो इसका दोनों का ए 1 1 होता है और जेड तो होता ही नहीं है। तो जेड एक्स प्लस जेड वाई भी यहाँ पे 0 हो जाएगा और ए एक्स प्लस ए वाई यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। तो ए एक तो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं एक बार उनको देख लेते हैं। बी इसको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ए एक्स प्लस ए वाई 2 नहीं आएगा यहाँ पर इसमें। फिर सी में ए एक्स प्लस ए वाई तो 2 आ जाएगा, लेकिन इनका जेड एक्स प्लस जेड वाई करेंगे तो इसका जेड 1 होगा, इसका जेड 0 होगा, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो सी फॉलो नहीं कर रहा है और लास्ट वाले फॉलो करेगा क्योंकि उसमें भी यहाँ पर ये है। तो ए और डी इनको ही हमें यहाँ पर अल्टीमेटली चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे चेक करने के लिए यहाँ पर हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, तो उसमें यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में कितनी क्यू वैल्यू है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू वैल्यू के लिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की हम ज़्यादा मानते हैं, तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। और जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके से आप मान के चलो कि कोई डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में फाइनल जो भी है बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ यहाँ पर जो भी आपके ये एलिमेंट्स हैं जो न्यूक्लियस हैं उनकी होगी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है, जेनॉन एंड स्ट्रॉन्सियम है यहाँ पर। तो आपका जेनॉन में 140 यहाँ पर है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है। तो जेनॉन में 140 है इसका ए नंबर और इसकी जो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.5 है। तो 140 × 8.5 हो जाएगा। इसी तरीके से 94 × 8.5 हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं आपके वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे 236 × 7.5। यहाँ से अगर आप रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालते हो तो 219 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 219 में से के एक्स और के वाई ये मिलाकर के 4 चला जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर ये जो जेनॉन है और स्ट्रॉन्सियम है इसका यहाँ पे 215 इनके पास जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर दोनों को देखो इसमें, यानी ए और डी ऑप्शन में हमारा चल रहा है यहाँ पर, तो ए और डी दोनों में ऐड करोगे दोनों में 215 आएगा। तो यहाँ पर भी यानी हम अभी इसमें इस सिचुएशन में नहीं आए कि इनको यहाँ पर हम देख पाएँ कि इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। हमारे पास अभी एक और यहाँ पर है कि इनिशियली रेस्ट पे था यहाँ पर आपका ये जो यूरेनियम 236 है, और जो मेनली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम लेके जाने वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो जेनॉन एंड स्ट्रॉन्सियम है। इनके पास से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम जाएगा। न्यूट्रॉन को आप यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हो, जो एक्स और वाई है उनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्योंकि रेस्ट पर था तो जो भी यहाँ पर जेनॉन और स्ट्रॉन्सियम है इनको अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। बोथ शुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिससे कि मोमेंटम पहले 0 था बाद में भी यहाँ पर 0 रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि √2m फॉर जेनॉन और √2mk होता है, तो k फॉर जेनॉन, √2m फॉर स्ट्रॉन्सियम एंड k फॉर स्ट्रॉन्सियम।
दोनों साइड अब स्क्वायरिंग का 2 वगैरह हट जाएगा यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पे मास नंबर वगैरह इनका यूज़ कर लेंगे। जेनॉन का जो मास नंबर है 140 है, तो 140 जेनॉन इज़ 140 एंड स्ट्रोंशियम इज़ 94। तो 140 KXE और यहाँ पे 94 KSR। तो एक इक्वेशन आप यहाँ पर इसका यूज़ कर, सॉरी इन दोनों का यूज़ कर लो यहाँ पे 3 और इसको बोल दो 4। तो 3 और 4 को अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो तो 3 एंड 4 से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसमें कि जो जेनॉन है, जेनॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी 86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी यहाँ पर इसमें, और जो यहाँ पर स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम के पास में 129 आएगी। तो स्ट्रोंशियम 129 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, तो ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न भी बोलते हैं। तो इन अ न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन 2 और मोर स्मॉल लाइट न्यूक्लियाई कम टुगेदर और फ्यूज टू फॉर्म ए लार्जर न्यूक्लियस। हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ए के साथ वेरिएशन वगैरह देख रहे थे। तो अगर लाइट न्यूक्लियाई हैं तो वो भी क्या करते हैं कि वो एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी एम वही होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, स्टेबल हो जाए और एनर्जी रिलीज होगी फिर इसमें। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आफ्टर द रिएक्शन इज ग्रेटर देन बिफोर, यही मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। हैंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस फ्यूजन प्रोसेस। लेकिन फ्यूज़ कराने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए उनको बहुत पास पास लाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो आपके दो न्यूक्लियस हैं तो उनको बहुत पास पास लाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान होगा नहीं। फॉर फ्यूज़न द 2 लाइट न्यूक्लियस शुड कम वेरी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज उनको आना पड़ेगा। और कितने क्लोज आना पड़ेगा? विद इन द रेंज ऑफ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, तभी वो अट्रैक्ट करके फ्यूज़ हो पाएंगे। और इसके लिए उनको जो फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर वाला जो रेंज होता है, न्यूक्लियर रेंज होता है, उस न्यूक्लियर रेंज में आना पड़ेगा। करीब करीब ये सेपरेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो इस रेंज में आ पाएंगे। देन ओनली दिस विल कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे चक्कर किस चीज़ का पड़ रहा होगा, जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, फॉर कमिंग क्लोज दिस न्यूक्लियर मस्ट ओवरकम देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो थोड़े लार्ज डिस्टेंस पे भी लग पाता है, लेकिन जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको तो बहुत कम डिस्टेंस पे लगना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर ये फ्यूज़ हो पाएंगे, आपस में मिल पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? फॉर दिस द 2 न्यूक्लियाई नीड टू बी थ्रोन विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। जो यहाँ पे आपके जो 2 न्यूक्लियस हैं, एक ये न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में हमको यहाँ पर थ्रो करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने रिपल्शन को क्रॉस करके एक दूसरे के नज़दीक आ पाएँ विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स ईच अदर। दिस काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग टेम्परेचर। तो इनको जो हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं वो टेम्परेचर का यूज़ करके देते हैं, इनको हीट करके देते हैं। एक तरीके से वो थर्मल एनर्जी हो गई। और क्योंकि टेम्परेचर का यूज़ करके हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, ये प्रोसेस करवा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दैट्स वाई द नेम इज़ थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। छोटे मोटे टेम्परेचर से या रूम टेम्परेचर से ये काम होगा नहीं, तो इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर। और कितना हाई टेम्परेचर चाहिए उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, उससे थोड़ा हमको आइडिया लग पाएगा कि टेम्परेचर किस ऑर्डर का होना चाहिए। सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर 2 ड्यूटेरॉन्स। ड्यूटेरॉन्स होता है जो ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम उसका न्यूक्लियस। तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलते हैं। तो कंसिडर 2 ड्यूटेरॉन्स moving towards each other with equal speeds in a deuterium gas. What should be their kinetic energies when they are widely separated so that the closest separation between them becomes 2 Fermi-meter, जो कि required होता है जनरली न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए। Assume that the nuclear force is not effective for separation greater than 2 Fermi-meter, उससे उधर न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। At what temperature will the deuterons have this kinetic energy on an average? तो कैलकुलेशन करने के हिसाब से, जैसे यहाँ पर ये अभी बहुत दूर दूर है, यहाँ पर सपोज इसको काइनेटिक एनर्जी के दी गई, इसको भी काइनेटिक एनर्जी के दी गई है। और अल्टीमेटली यहाँ पर जब ये इस सेपरेशन पे आते हैं तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर के इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी। और इन पे चार्ज यहाँ पर कितना होगा, तो क्योंकि ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस हैं और उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब निकला होगा, तो जो चार्ज है प्लस ई के बराबर होगा। तो इस पर भी चार्ज प्लस ई के बराबर और इस पर भी चार्ज जो होगा प्लस ई के बराबर होगा। तो जब ये इस सेपरेशन पे आ जाएंगे, जो रिक्वायर्ड सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन पे इनकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है 2K, और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट E² डिवाइडेड बाय
जो सेपरेशन है आर यहाँ पर आप यूज़ करोगे 2 फर्मी या फिर 2 फेम्टोमीटर बोल सकते हैं, 2 × 10⁻15। तो यहाँ से अगर आप के निकालते हो आर वगैरह रख करके, तो ये 5.7 × 10⁻14 जूल के आसपास आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। और इस काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए अगर आप टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो 3/2 बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और टेम्परेचर इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ से अगर आप टेम्परेचर निकालोगे तो टेम्परेचर बहुत हाई मिलेगा आपको, 2.8 × 10⁹ केल्विन। तो इस तरीके का टेम्परेचर मिलेगा। और ये बेसिकली हमने एक ऑन एन एवरेज यहाँ पर कैलकुलेशन करी है कि इस तरीके का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। और जो हमें एनर्जी मिल रही है सन से वो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से मिल रही है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न सन में जो हो रहा है, अब टेम्परेचर आपको किस ऑर्डर का चाहिए, 10⁹ केल्विन, कुछ इस ऑर्डर का आपको टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जो टेम्परेचर होता है सन का यहाँ पे, तो सन का जो टेम्परेचर होता है वो तो कुछ इस तरीके का होता है, 1.5 × 10⁻7 केल्विन। तो जो सन का टेम्परेचर है वो तो इस ऑर्डर का यहाँ पर, और आपको चाहिए यहाँ पे इस तरीके का टेम्परेचर 10⁹ केल्विन वाला। तो किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न यहाँ पे सन में हो पा रहा है, तो आपने यहाँ पर ये जो भी सारी कैलकुलेशंस करी हैं, ये 10⁹ केल्विन और ये सब कुछ यहाँ पर इसमें, और सन का जो टेम्परेचर है अगर वो इतना है, तो उससे अगर आप ऑन एन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इससे कम ही आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्यूज़न क्यों हो रहा है, तो ये सब कुछ ऑन एन एवरेज है, ठीक है, जस्ट एक आइडिया देने के हिसाब से। जैसे मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी स्पीड्स का काइनेटिक एनर्जी का, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है मैक्सवेल का। तो हम तो बस एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेल होती है, टेल बहुत लंबी होती है, तो भले ही बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी बहुत हाई स्पीड्स होती है। यहाँ पर एक तरीके से आप स्पीड को दिखाते हो और यहाँ पर एक तरीके से आप फ्रैक्शन दिखाते हो, कितने फ्रैक्शन के पास में उस तरीके की स्पीड है, dN/dV। तो आप तो एक एवरेज टाइप की चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो कि एवरेज टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ऑन एन एवरेज ये वेलोसिटी होगी। लेकिन बहुत हाई वेलोसिटीज़ भी कुछ मॉलिक्यूल्स के पास में होती है, भले ही वो मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, लेकिन इस तरीके के यहाँ पर ये वाला रीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, भले ही कम होंगे लेकिन होंगे। तो सन में भी यही है, सन में भी यहाँ पर कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके के यहाँ पर जो कि इसको परफॉर्म करा रहे होंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी होंगे, भले उनका नंबर कम हो सकता है। और जो यहाँ पर सन के बारे में जो यहाँ पर एक एस्टिमेशन किया गया, वो एस्टिमेशन यहाँ पर ये किया गया है कि सन के अंदर जो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है और उसके लिए जो हमें फ्यूल चाहिए, अभी हम देखेंगे कि उसके लिए क्या फ्यूल चाहिए और क्या मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल सफिशेंट है एक तरीके से यहाँ पे 9 × 10⁹ ईयर्स के लिए, और करीब करीब हम 4.5 × 10⁹ ईयर्स, जो अर्थ है, अर्थ की एज यहाँ पर हो चुकी है 4.5 × 10⁹ ईयर्स। तो करीब करीब इतने ही समय के लिए और उसमें फ्यूल बचा हुआ है जिससे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो पाएगा। तो जितने अर्थ की एज हो चुकी है उतनी और बची है यहाँ पर, जब तक जो सन है, सन के अंदर का सारा जो आपका फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये देख रहे हैं कि सन में जो फ्यूज़न होता है उसका एक हल्का सा आइडिया ले रहे हैं। मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी है, उन इक्वेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूज़न इन सन टेक्स प्लेस बाय प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये जो प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस है एक तरीके से, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन ही होगा एक तरीके से। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस यहाँ पर ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस यहाँ मिले, उससे यहाँ पर H2 बन गया, फिर H2 फिर वापस मिला, उससे ये बन गया, फिर लास्ट में अल्टीमेटली अब सभी को अगर आप ऐड करो तो ऐड करने पर आपको मिलेगा कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो हैं वो एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं यहाँ पर, यानी कि फ्यूज़ हो रहे हैं 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस और वो मिल करके एक हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पर बना रहे हैं। और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, इस न्यूक्लियर फ्यूज़न में यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो एक तरीके से जो फ्यूल का काम कर रहे हैं यहाँ पे इस न्यूक्लियर रिएक्शन में वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल विच बर्न्स इनटू हीलियम, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे ये, और ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो हमारे अर्थ पे जो प्राइमरी सोर्स है यहाँ पे एक तरीके से एनर्जी का वो है सन, और सन में जो एनर्जी का यहाँ पर एक तरीके से सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के जरिए हमें एनर्जी मिल रही है सन से। न्यूक्लियर फिशन का तो फिर भी हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर और उसमें यूज़ कर पा रहे हैं, पावर प्लांट्स में यूज़ कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन का हम लोग लेबोरेटरी में न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह कराना काफ़ी
टिपिकल होता है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्यूज़न को हम यहाँ पर पावर जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं इस काम में कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूज़ किया जाए एनर्जी के लिए, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न का हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन का यूज़ कर पा रहे हैं, फ्यूज़न का यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके बाद एज ए इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होते हैं, जैसे अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उनसे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो स्ट्रीम है उसको अल्फ़ा पार्टिकल्स बोल देते हैं, फिर उसके अल्फ़ा रे बोल देते हैं उसको, बीटा पार्टिकल्स के जो स्ट्रीम है उसको बीटा रे बोल देते हैं, उसी तरीके से गामा के जो स्ट्रीम है उसको गामा रेज बोल देते हैं। तो इनके जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हो। HCV में डायरेक्टली दिया, मैंने वहीं से लिया है इसको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो या यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आप इनको याद कर लो। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल है तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो किस तरीके से वो उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे गामा एक तरीके से फोटोन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इनको कोई अफेक्ट नहीं होगा। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पे किस तरीके की होती है, जैसे अल्फ़ा की इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज़ लो, ठीक है। अगर इसके देखेंगे तो इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फ़ा, और अगर मैं इसके यहाँ पर देखूँगा तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पर लार्जेस्ट होगी, क्योंकि ये गामा होता है और काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होता है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आपको सबके बारे में थोड़ा यहाँ पे इसको स्टडी कर लेना होगा, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में इनके जो भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कुछ अल्फ़ा में होता है तो बीटा में नहीं होता, बीटा के लिए ज़्यादा होता है तो अल्फ़ा के लिए कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार याद कर लेनी होंगी।